अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हम अपने बच्चों को जब आइडियल्स की बात बताते हैं, उनके अंदर आइडेंटिटी हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आजकल टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स की जगह उन स्कॉलर्स के बारे में बताया करिए जिन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और जो हमारे मुसलमान अपने साइंटिस्ट थे। मैं बात कर रही हूँ अल-ज़हरावी की, जो कि पहले सर्जन थे इस दुनिया के। और आपको पता है आज से कितने बरसों पहले उन्होंने ये जो कैटगट होता है जिससे कि हम स्यूचर्स लगाते हैं, जिससे जब भी कोई सर्जरी या जरा का या ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो स्टिचेस लगते हैं वो तक उन्होंने इन्वेंट किया था। और उस ज़माने में थायराइड की सर्जरी, यहाँ पे जो इतनी बड़ी गिल्ली बन जाती है, उसकी भी सर्जरी की थी। इसलिए आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों को बताएंगे कि ऐसे स्कॉलर जिन्हें अल-ज़हरावी कहते हैं, जो कुर्तुबा स्पेन में होते थे और उन्होंने सर्जरी शुरू की, और इल्म की जो इम्पोर्टेंस थी इस्लाम में, उतना ज़्यादा वो जो है इस तरफ खिंचे चले जाएंगे और उनको प्राइड भी होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सर्जरी के हवाले से है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्जरी वो शोबा होता है कि कोई भी मसला आपकी जिस्म में हो वो जो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाए और उसके बाद उसको वो निकाल फेंकते हैं या फिर रिपेयर करके ठीक कर देते हैं। हमारे साथ जनरल सर्जन मौजूद है हिरा सलीम। डॉक्टर हिरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। एक तो डॉक्टर हिरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वुमन एंड चूजिंग सर्जरी, बिकॉज बहुत कम विमेन जो है वो सर्जरी की तरफ आती है और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ये वाले भी टैबू होता है कि वुमन नहीं है तो हम सर्जरी नहीं कराएंगे। तो सब हाँ, तो ये बहुत वो है। तो एक तो आप ये बताइए कि औरतों में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी सर्जरी भी होनी होती है और फिर मेल डॉक्टर की वजह से वो नहीं कराते, तो गुड यू आर अ फीमेल डॉक्टर। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सर्जिकल कंप्लेंट इन विमेन? थैंक यू ताहिरा, थैंक यू। एंड मैं आपने जो इंट्रोडक्शन दिया दैट वाज वेरी अवेकनिंग आई गेस, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया और एक बड़ा मैसेज आपने दिया। आप जो बात करिए फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ, हालांकि बहुत सारी फीमेल सर्जन्स अब देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट ऑल टुगेदर, और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं दे आर कमिंग इनटू दिस फील्ड और दे आर एक्सेलिंग। मेरी अपनी फील्ड में मैं देखती हूँ कि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं और दे आर कमिंग फॉरवर्ड। अब हम अभी भी मैं जिस फैसिलिटी में मैं काम करती हूँ वहाँ पे आई एम द ओनली फीमेल सर्जन। दैट्स सो दैट इज सो ट्रू। अब आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल एनल फिशर जैसे बहुत ज़्यादा रहने वाली कब्ज़ के बाद, कॉन्स्टिपेशन के बाद आपका जो इनस है जहाँ से फुजला आपका निकलता है उस जगह पे टेयर आ जाता है, उसके लिए बहुत सारी औरतें हमेशा सफ़र करती रहती हैं। एक तो ये एनल फिशर और फिस्टुला के कॉजेज़ बता दीजिए, फिर उसका ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। अच्छा, देखिए मेजॉरिटी जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं ना वो एक कॉमन वर्ड यूज़ करती हैं, पाइल्स। अब पाइल्स को वो बवासीर को अब हम बवासीर जब आती है ना तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हेमोरॉइड्स डिफरेंट है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसकी सिम्टोमोलॉजी डिफरेंट है। फिशर डिफरेंट है, उसके भी सब कुछ डिफरेंट है। फिस्टुला इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिजीज, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो आपको हिस्ट्री टेकिंग से आपको पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों के, एंड देन यू डेफिनेटली नीड एन एग्जामिनेशन। बहुत सारी ख़वातीन एग्जामिनेशन नहीं कराती हैं एंड दे कंटिन्यू टू वो फिर क्रॉनिक होती रहती है, वो डिज़ीज़ बढ़ती चली जाती है एंड इट्स इवेंचुअली वो एंड अप हो जाती है इनटू बहुत। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जब ये बड़ा पेशाब करती है या आप पखाना करते हैं तो उसमें खून का आना, जलन का होना, करने के बाद भी ये फील होना कि अभी पूरी तरह नहीं हुआ, या फिर दर्द का होना, इसमें से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उनको टेयर है या फिर उनको सिर्फ कोई चीज़ बाहर निकल रही है जैसे बवासीर है, और इसकी सर्जरी कितनी क्विक हो सकती है? अच्छा, जो एनल फिशर है ना जो आपने बात की, एनल फिशर बेसिकली कॉमन ज़बान में आप इसको कहें कि पखाने की नाली के अंदर एक कट हो जाता है। एक कट वो क्यों पड़ता है? वो बहुत कॉमनली जो हमारे यहाँ एक है कि यंग गर्ल्स में दे डू नॉट हैव अ गुड बाउल हैबिट्स, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप बाउल को रोकते हैं, आप जब स्टूल का एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आपको एक डिज़ायर होती है, आपको महसूस होता है कि पखाना आ रहा है और आप उस डिज़ायर को रोकते हैं और आप पखाना टाइमली नहीं करते हैं, तो स्टूल्स रेक्टम में या पखाने की थैली में पड़ा रहता है और पानी सारा उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल्स आपके ड्राई हो जाते हैं, ड्राई एंड हार्ड। व्हेन यू पास वो सख्त और ड्राई खुश्क पखाना जब आप पास करते हैं स्टूल के जरिए तो ज़ाहिर है वो स्टूल की नाली को चीरता हुआ आता है। तो ये यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। एक कॉलर पहले ले लेंगे और फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं एहसन कर रहा था कराची से, और मैंने बड़े अच्छे बाद पहले मैं PTV न्यूज़ पे कॉल करता रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बड़ा मालूमाती प्रोग्राम कर रही हैं लेप्रोस्कोपी
सर्जन मौजूद हैं। मैं इस हवाले से ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी तो उसमें लोग करवाते थे और उसमें बाकायदा चीरा लगता था, फिर टांके लगते थे, फिर स्टिचेस को हटाया जाता था। अब जो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी आई है तो कुछ लोगों के जहन में इसके मुतालिक कुछ शुबहात हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती, तो आप बराए मेहरबानी ये बता देंगी कि जो गुर्दे, जिगर या दीगर आज़ा की हर्निया वगैरह के ऑपरेशन होते हैं अपेंडिक्स के, तो उसमें जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो कई कराने जाता है तो वो किन अहम बातों का ख्याल रखे, उसके मुतालिक पहले क्या मालूमात कर ले कि क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या उसके लिए एहतियातें हैं या कौन सी वहाँ पे सहूलतें होना जरूरी है, क्योंकि हर कोई कर रहा है। तो इस बारे में जरा जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही डिटेल कॉलर थे और बड़ी सही उन्होंने बात की। लैप्रोस्कोप या कैमरा के जरिए एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसमें ना खून होता है, ना कट होता है, ना इतनी देर वो रहते हैं, वो ये पूछ रहे थे कि आप क्वैक्स से कैसे डिफरेंशिएट करें। बड़ा अहम सवाल है कि क्या उनके पास होना चाहिए, कितना, कौन से, एक तो डिग्रियां होनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए और क्या पेशेंट को पता होना चाहिए। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं पूरी दुनिया में। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स, पहले वो एक सेइंग थी ना कि द बिगर द सर्जन्स द बिगर इंसिजन्स दे मेक, यानी जितना बड़ा सर्जन होगा उतना बड़ा वो कट डालेगा। बट नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड टू कि आप छोटे छोटे सुराखों से सर्जरी किए जाएं। क्वैक्स बहुत एक हमारे में बहुत ज़रूरी है कि क्वैक्स से बचा जाए, लेकिन ये कि लेप्रोस्कोपी में पर्टिकुलरली क्वैक्स नहीं है। क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकली डिमांडिंग एक्सपर्टीज़ है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। इवन सर्जन्स में बहुत, हर सर्जन इज़ नॉट अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बट अब हमारी ट्रेनिंग इस तरह के, जिस एरा से मैं बिलोंग करती हूँ, हम लोग को हमारी ट्रेनिंग में लैप्रोस्कोपी के लिए बड़ी अच्छी सिखाई गई है। मेरे अपने उस्ताद बड़े अच्छे उस्ताद मिले मुझे। पेशेंट की तरफ से बात करिए कि वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, उसको खून वगैरह की बोतलों का इंतजाम करना है कि नहीं करना। अच्छा, वो जो खून है वो ज़ाहिर सर्जरी टू सर्जरी इट वेरीज, और वो हर ज़ाहिर जब डिपेंड करता है आप क्या सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे यही हैं कि एक तो छोटे छोटे सुराख हैं, छोटे छोटे सुराखों का मतलब है कम दर्द, हर्निया के चांसेस कम, अर्ली मोबिलाइजेशन। आप सर्जरी के बाद फॉरन, अब हम फॉर इंस्टेंस हम कंपेयर करते हैं कि कोलिसिस्टेक्टमी हम या पित्ते की पथरी का इलाज हम चीरा देके करते थे, जो कि अराउंड 7-8 सेंटीमीटर्स का एक चीरा होता था चेस्ट के नीचे, राइट साइडेड। और अब हम वही सर्जरी हम 3 से 4 छोटे छोटे सुराखों से 1 सेंटीमीटर के सुराखों से करते हैं। और वो उन दोनों का कंपैरिजन ये है कि हॉस्पिटल में जो चीरा देने वाली सर्जरी है 2 दिन का स्टे है, लैप्रोस्कोपिक में 1 दिन का स्टे है। पेन लैप्रोस्कोपिक में पेशेंट हम आते हैं, वो उठ के खुद वॉशरूम जा रहा है और वो सब खुद खा पी रहा है, सब अपने काम कर रहा है। जबकि चीरा देने वाली सर्जरी में पेशेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत है, इन्फेक्शन का भी डर है। एग्जैक्टली, चेस्ट एक्सपैंडिंग एक्सरसाइजेज इन सेंटर स्पायरोमेट्री। अच्छा, आपने बात की पित्ते की ऑपरेशन की, कोलिसिस्टेक्टमी बड़ा कॉमन ऑपरेशन है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पित्ते की पथरी का प्रॉब्लम होता है। तो एक तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे प्रेजेंट करती है पित्ते की पथरी, और कब ज़रूरत है कि सिर्फ पथरी निकाली जाए या कब पूरा का पूरा पित्ता निकाल दिया जाए? अच्छा ताहिरा, इसके जो कैरेक्टरिस्टिकली सिम्टम है वो यही है कि आपके राइट साइडेड आपको एब्डोमिनल पेन होगा। तो आपके मोस्टली पेशेंट्स कहेंगे कि हमें सीधे साइड पे दर्द होता है और कमर की तरफ दर्द जाता है या शोल्डर की तरफ दर्द जाता है। कई लोगों को ये सब ज़रूरी नहीं है यही कंप्लेन, जो वो कहते हैं कि हमें खाने के बाद फूला फूला रहता है पेट, तेजाबियत सी फील रहती है, खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है, डिस्पेप्सिया जिसको हम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो ये एक बड़ा उसके अंदर है कि आपको तेजाबियत रहना, गैस रहना, पेट का फूल जाना, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। मगर मैं हमेशा गॉल स्टोन्स अगर आपके आ गए अल्ट्रासाउंड में, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें गॉल स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो प्लीज़ गेट इट ऑपरेटेड। ये मैं सबको एक वरना बार-बार हो जाएंगे। बार-बार। जी चलिए कॉलर ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं किरण बात कर रही हूँ सहीवाल से। जी जी बताइए किरण, क्या पूछेंगी आप? डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद मुझे ना फिशर का मसला हो गया था। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कराया था? अपेंडिक्स का ना। अपेंडिक्स के बाद फिशर का मसला हो गया? ठीक है जी। अच्छा ठीक है। तो मैंने ना डॉक्टर साहब से इलाज करवाया लेकिन वो सही से मुकम्मल हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, एक तो बताइए आपका कब हुआ था अपेंडिक्स का ऑपरेशन? मेरे तकरीबन 4 माह होने वाले हैं।
4 माह होने वाले हैं। और आपकी उम्र भी बता दीजिए। प्लीज। मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल उनकी उम्र है। ठीक और आपको कब्ज रहती है? पहले रहती थी, अब तो काफी हद तक सही है, कभी कभी होती थी दिल में। अच्छा, चलें, आप कुछ और पूछना चाहेंगी इनसे? आप सॉरी, आपका गुड नेम? मैं किरण, कम्युनिकेट किरण, करने में किरण। किरण। किरण, देखो सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने कब्ज़ को, अपनी स्टूल बाउल हैबिट्स को यू नीड टू कंट्रोल देम। आपने उनको अच्छा करना है, ठीक है। उसके लिए बेहतर है कि आप सबसे पहले तो अपनी डाइट पे फोकस रखें, अपनी हाइड्रेशन पे फोकस रखें, पानी का इंटेक प्लीज़ अच्छा रखें। इसका आई डोंट थिंक सो कि अपेंडिक्स से कोई ताल्लुक है। अपेंडिक्स की इतनी ज़्यादा अपेंडिक्स से इसका ताल्लुक नहीं है, तो अपेंडिक्स को आप छोड़ दें और अपनी जो रेगुलर बाउल हैबिट्स हैं, अपनी जो रेगुलर डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने पीने की आदत है, उनको प्लीज़ आप ज़रा उनके ऊपर फोकस रखें। पानी का इंटेक हमारे इस मौसम में पर्टिकुलरली, इस मौसम में आप स्वेट बहुत करते हैं और इस मौसम में अगर आपका पानी का इंटेक नहीं है तो आपके स्टूल्स ड्राई होंगे, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखो, खाने में फ़ाइबर लो। फ़ाइबर का मतलब है कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त अवॉइड करें। चिकन और मछली अच्छी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मैं ये नहीं कह रही बड़ा गोश्त ना खाएं, हाई प्रोटीन है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसको कम लें। और रोटी जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हो वो आप चक्की का आटा इस्तेमाल करो, ओके। एंड उसको वाइट आटा या मैकेनिकल आटा है उसको अवॉइड करें, वाइट ब्रेड अवॉइड करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। लेकिन आप ये कह रही हैं कि इनको एक्चुअली फिशर हो चुका है ना, तो चलें अब ये इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें या पूरे के पूरे फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें, पानी भी करें, तो चले कॉन्स्टिपेशन तो उनको नहीं रहेगी। लेकिन जो फिशर हो चुका है उसको हील करने का क्या कोई मेडिसिन वाली तरीका है, कोई ऑइंटमेंट है, या फिर सर्जिकली ही इसको कराया जा सकता है? 90% ऑफ द केसेस में जब भी मेरे पास अपने पास भी मेरा इसका जो थ्रेशोल्ड है ना टू मूविंग टुवर्ड्स सर्जरी इज़ वेरी लो, मतलब हाई। मैं बहुत देर के बाद पेशेंट्स को इस सर्जरी एडवाइस करती हूँ क्योंकि 90% ऑफ द केसेस एनल फिशर्स हील हो जाते हैं। तो मुझे होता है कि हम ज़रूर पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दें और फिर हम ऑब्वियसली अगर एक क्रॉनिकली ये चीज़ बन गई है देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स। अच्छा, ये जो स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव है, कई लोग इसका भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, उनको आदत हो जाती है हर वक्त करने की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दैट्स टोटली रॉन्ग। आपने डाइटरी से तो डाइट से तो आप ज़रूर करें। अगर आपका कोई ट्रीटेबल कॉज है तो फिर इस कॉज को ट्रीट करें। आपके पास वी हैव फीमेल सर्जन्स एवरीवेयर नाउ, तो प्लीज़ जाके अपना चेकअप कराएं, देखें कि कितना बुरा है। और अगर उसको 3 to 4 मंथ्स गुजर गए हैं डिस्पाइट वो लेग्जेटिव भी ले रही हैं, स्टूल सॉफ्टनेस भी ले रही हैं, उसके अंदर फिर एक बड़ा अच्छा एक टोटका है, ये किताब की बातें हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई होती हैं कि नीम गर्म पानी में 1 कैप आयोडीन की डाल के यू सिट देयर फॉर 10 से सिट्स बाद आप 10 से 15 मिनट आप बैठें, तो वो आपके जो बेसिकली एनल फिशर का कॉज ये होता है कि आपके जो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया कि व्हेनेवर यू पास टूल्स आपका एनल कैनाल या पखाने की ओपनिंग डायलेट हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो एनल फिशर के केस में वो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो जब आप सिट्स बात लेते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो आपने बात की ना हमारे एनल रीजन की। अब बहुत सारी खवातीन में प्रोलैप्स भी हो जाता है, रेक्टल प्रोलैप्स अलग होता है और दूसरा आपका यूट्राइन प्रोलैप्स भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, बहुत हैवी वेट भी उनका बहुत ज़्यादा होता है और इतनी सारी डिलीवरीज और ख़राब कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के बाद उनका प्रोलैप्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो उसको लेकर फिर रही होती हैं, वो कभी उसको कॉम्प्लिकेट होता है। तो इसके बारे में भी सिम्टम्स भी बताइए, केयर भी बताइए और फिर ट्रीटमेंट भी। अच्छा, रेक्टल प्रोलैप्स को भी बहुत सारे हेमोरॉइड्स से हम हेमोरॉइड्स में जो कंप्लेंट होती है कि गोश्त का टुकड़ा बाहर आता है जो खुद ब खुद अंदर चला जाता है या उंगली की मदद से अंदर चला जाता है या समटाइम्स इट स्टेज आउटसाइड, वो अगेन एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टल प्रोलैप्स में आपका पूरा का पूरा पखाने की थैली बाहर आ जाती है और उसके लिए ये कि हम ज़ाहिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, हम एक्सरसाइजेज भी हम एडवाइस करते हैं, या फिर ज़ाहिर अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देना शुरू कर दे तो फिर वी नीड सर्जरी फॉर दैट। अब अगेन उसके लिए लैप्रोस्कोपिकली सर्जरीज हम कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड, बट अगेन उसके लिए मैं हमेशा कहूँगी कि एक्सपर्ट हैंड्स के पास जाएं, जो सर्टिफाइड PMDC सर्टिफाइड आपके सर्जन्स हैं, उनसे ये इलाज कराएं। रेक्टल प्रोलैप्स इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, रिकरेंस उसमें बहुत कॉमन है, तो इसको एक ट्रीट करना इज़ वेरी हाई टेक्निकल सर्जरी। और जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स के अंदर भी ज़ाहिर है उसमें फिर ये देखना है कि
क्या ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद जो औरतें हमारी वेट बहुत ज़्यादा है बट दे डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, अंडे नहीं खाती, मीट नहीं खाती और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती हैं, उस एरिया को टाइट भी नहीं करती अपने पेल्विक फ्लोर। आपके लैक्स हैं, मसल्स आपके बिल्कुल ढीले ढाले हैं और वो जब जाहिर है जब तो वो आपके यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकते हैं। आपने कहा कि मसल्स ढीले डाले हैं, तो हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर्नियाज हो जाते हैं कि भाई चीज़ अंदर की चीज़ जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है, चाहे वहाँ पे ऑपरेशन हुआ हो, चाहे हमारी एब्डोमिनल वॉल में हो, इंग्वाइनल हो, डिफरेंट किस्म के हर्नियाएं बेसिकली वो बाहर आ जाता है, फिर वो खुदा ना खास्ता स्ट्रैंगुलेट भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन या इमरजेंसी हो सकती है। तो ये जो हर्निया को लेकर फिर रही होती हैं थ्रू आउट जो है, उनको थोड़ा सा सजेस्ट करें, बच्चों में भी, बड़ों में भी, खवातीन में भी। अच्छा, हर्निया के लिए फिर हम यही कहते हैं कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर ये कि उसमें अगर तो वो इमरजेंसी नहीं होती तो हम फिर उनको एक फर्स्ट पॉसिबल लिस्ट में टाइम देके उसको हम बहुत सिंपल सी सर्जरी होती है, एक छोटा सा कट लग के हम उसके ऊपर मैश डाल देते हैं, तो लैप्रोस्कोपिकली वो भी की जाती है। ठीक है। तो बहुत इजी डूइंग सर्जरी। हाँ, अगर वो इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए तो इट कैन बी, वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। अगर वो आंतों को उसने ब्लड सप्लाई लॉक कर दी है तो आंतों की डैमेज हो सकती है, फिर वो एक आंत का रास्ता आपको ऊपर से बनाना पड़ता है जिसको हम स्टोमा कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये एक मतलब इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बिफोर इमरजेंसी क्रिएट हो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो इंसिजनल हर्नियाज हैं या फिर जो हमारे एब्डोमिनल वॉल का हर्निया हो जाता है, इसके मेन कॉजेज क्या हैं? क्या स्ट्रेन है, वीक मसल्स है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, क्या है? ओबेसिटी सबसे पहले तो, ओबेसिटी इटसेल्फ, मोटापा प्लीज़ वो एक आपको सिर्फ अपने आप को फिट और अच्छा दिखने के लिए नहीं है, आपकी सेहत है। तो मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी इसके ऊपर आई कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। अच्छा, आप मोटापे की बात करें तो ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है जिसमें कि मोटापे को कम करने के लिए या तो फूड को स्टेपल, वो जो आपके स्टमक है उसे स्टेपल कर दिया जाता है, या रिजेक्शन कर दी जाती है, या कोई बलून स्टेंटिंग कर दी जाती है, ये कितनी सेफ और अच्छी है? क्योंकि आजकल तो आपको पता है बहुत सारी वो सेमाग्लूटाइड दूसरी ड्रग्स भी आ गई हैं, लोग उसके ऊपर चल पड़े हैं ना, कि उनको बड़ा इजी वे आउट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई बंदा ओबीस है, उसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेट ज़्यादा है, आर्थराइटिस हो रहा है, हार्ट का मसला, डायबिटीज, तो वो किस तरफ जाए? ताहिरा देखिए, एक होता है मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है। मॉर्बिड ओबेसिटी मींस कि आपको शुगर भी है, आपको आपने खुद जैसे कहा ब्लड प्रेशर भी है, आपको दिल के मसले हैं, आपको नींद है, स्लीप एपनिया है, रात को सोते हुए आपके मोटापे की वजह से आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि यू शुड गेट बेरियाट्रिक सर्जरी डन। बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत सेफ है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सर्जरी की जाती है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जो कि 5 हम छोटे छोटे सुराख करते हैं और पूरा मैदा स्टेपल करके, जितना बड़ा मैदा होगा उतना आपको उसको भरने के लिए खाना चाहिए, जितना मैदा छोटा होगा उतना आप उसको भरने के लिए आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि जब हम मैदा काटते हैं तो उसके कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कट जाते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है, और जब भूख नहीं लगती आप खाना कम खाते हैं तो आपकी फैट बेसिकली ब्रेक डाउन होती है आपको खाना देने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, तो यू लूज़ वेट। और जब आप वेट लूज़ करते हैं, आपकी डायबिटीज़, मैंने खुद स्टडीज़ भी की हैं इसके ऊपर, तो डायबिटीज़ आपकी ट्रीट हो जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर जो आप दवाइयाँ लेते हैं वो आपकी डाइट कंट्रोल पर आ जाती है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। लेकिन इसमें ये मैल एब्सॉर्प्शन का डर नहीं होता कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएं? ये है कि आपने फिर अपने ज़ाहिर बेरियाट्रिक सर्जन के साथ लाइजॉन में रहना है, आपने उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहना है, और वो फिर हम मल्टीवाइटामिन्स हैं, बहुत अच्छे मल्टीवाइटामिन्स हैं, और वो आपको ज़ाहिर। और कंपैरिजन अगर हम करें इसको दूसरी जो आजकल वेट लॉस की ड्रग्स हैं उनके साथ, नॉट एट ऑल, आई वुड नेवर से बीइंग टॉकिंग यू सर्जन से अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द masses about this because people are taking it cosmetically now. बहुत सारे लोग इवन थायरोक्सिन फॉर इंस्टेंस, आई शुड नॉट, लेकिन वो इवन मॉडल्स दे टेक इट उसको वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज मैं कहती हूँ कि आप which is criminal और which is you're doing bad to yourself. Exactly. अब जब हम थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म या गोइटर के ऊपर। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो आयोडीन की कमी और हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ पे उनकी स्वेलिंग होती है। तो एक तो ये कितनी सर्जरी सेफ है, क्योंकि इसको तो बहुत ब्लडी सर्जरी पहले कहा जाता था, फिर ब्लड लेस हो गई और इसको कब आइडेंटिफाई करके कैसे करवा लेना चाहिए? अच्छा, अगेन टेक्नोलॉजी ने सर्जरी को भी बहुत अच्छा कर दिया है। तो अभी हमारे पास, पहले हम ज़ाहिर सारे सूचर थ्रेड्स के साथ करते थे सर्जरी, डायथर्मी के साथ या
हम उसको काट के सिजर्स के साथ करते थे। अब हमारे पास बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसको हम लाइगाशोर कहते हैं, तो वो बड़ी सीलिंग, जो ब्लड वेसल्स को सीलिंग पावर बड़ी अच्छी होती है उनकी, तो वो बड़े छोटी छोटी वेसल्स को बड़े आराम से वो सील करती है। तो अब इट्स नॉट नो मोर अ ब्लड वेरी हैवी ब्लड सर्जरी, बट ये कि ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैंड्स में मिनिमल आपका आई थिंक 20 ml मैक्सिमम 50 ml ब्लड लॉस होता है इसमें। मगर इसमें ज़ाहिर है बहुत हमारी नर्व्स बहुत इम्पॉर्टेंट, जो वॉइस प्रोवाइडिंग नर्व्स हैं, जो सांस की नाली की नर्व्स हैं, वो इसमें साथ जारी होती हैं, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप कितना ज़रूरी है सर्जरी कराना। तो इसकी इंडिकेशंस होती हैं। अगर तो ज़ाहिर है आपको हाइपो और हाइपर थायरॉइडिज्म के फीचर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू गेट सर्जरी डन। अगर वो कोई ख़तरनाक गिल्टी है, कैंसर नुमा गिल्टी है, तो ऑब्वियसली आपने सर्जरी करानी है। कई गिल्टियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो कंप्रेसिव सिम्टम्स देती हैं, सांस रोकती हैं, सांस रोकने के बायस बनती हैं, रात को सोने में तकलीफ देती हैं, तो आपने ज़ाहिर है उसकी सर्जरी करानी है। तो सर्जरी बहुत सेफ है, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से अगेन रुजू करें और ज़रूर। अच्छा, ये तो आपने बताया ना थायराइड के बारे में कि भाई चलो किसी को थायराइड की कमी हो गई, सर्दी लग रही है, वेट गेन हो गया, बाल गिर रहे हैं उसको, और बहुत स्लो स्लगिश है, नींद ज़्यादा आ रही है, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसको बहुत गर्मी लग रही है, शिवर, हाँ, और वो सारा कुछ कर रहा है और बहुत हाइपर है, नींद नहीं आ रही, भूख ज़्यादा लग रही है, तो वो तो ये ट्रीटमेंट करा ले। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी स्वेलिंग्स होती हैं बॉडी में, जो कि वैसे तो हार्मफुल नहीं होती, लाइपोमास होते हैं, लेकिन बहुत बुरे लग रहे होते हैं, डिसफिगर कर रहे होते हैं, या किसी जगह पे कंप्रेस कर रहे होते हैं, या कंप्रेस भी कर रहे होते हैं। तो ये जो लाइपोमा होता है, जो यूजुअली इतनी खतरनाक चीज़ नहीं होती, क्या उसकी सर्जरी एडवाइस है? और मल्टीपल लाइपोमास हो, मल्टीपल गिल्टियाँ बनी हो, तो उसकी सर्जरी हो सकती है? अच्छा, मल्टीपल लाइपोमास हैं तो आपने देखना है कि अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, जैसे कहीं न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस, बहुत सारी मैलिग्नेंसीज होती हैं जिसके अंदर आप खुद माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आपको पैथोलॉजिकल तो नहीं है। लेकिन लाइपोमा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ख़तरनाक गिल्टी नहीं है, ये बिनाइन है, बेज़रर गिल्टी है, और ये 50 साल तक भी आपकी बॉडी में पड़ी रहे तो ये किसी ख़तरनाक चीज़ में तब्दील नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई गिल्टी आपको दर्द दे रही है, कोई गिल्टी साइज में मुसलसल बढ़ रही है, कोई गिल्टी आपको तकलीफ दे रही है, आपको बुरी लग रही है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि आप उसको एक छोटा सा कट देके आप उसको निकलवा। अच्छा, यहाँ पे जो एक गिल्टी हो जाती है, जिसे हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो उसका प्रोसीजर भी बता दीजिए कि कितना लंबा है। गैंग्लियन सिस्ट बेसिकली आपके जॉइंट के जो जॉइंट का जो जॉइंट स्पेस में जो एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उससे वो कम्युनिकेट कर रही होती है। तो इसको निकलवा दें क्योंकि ये पेनफुल होती है, बुरी लगती है, और बहुत छोटा सा हम लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इस एरिया को सुन करते हैं और एक छोटा सा चीरा देते हैं, सिस्ट को सारी जगहों से सेपरेट कर लेते हैं टिश्यू से, और उसको नीचे से हम टाई करके और आराम से उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आजकल बहुत ज़्यादा जो है क्वैक्स आ गए हैं, और वो ये कहते हैं कि जब भी किसी को सेबेशियस सिस्ट होती है या कोई ऐसा होता है, तो सिस्ट इन्फेक्टेड होती है, आप दर्द के साथ, स्वेलिंग के साथ आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसे पंक्चर करके ड्रेन करके वहाँ छोड़ देते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद वो वापस आ जाता है। तो आप प्लीज़ लोगों को ये सजेस्ट कीजिए कि जब भी कोई इस तरह की सिस्ट होती है, सेबेशियस हो या दूसरी सिस्ट हो, अगर तो उसका पूरा का पूरा वो है, तो उसकी पूरी की पूरी उसकी एक्सिजन कराएं, जिसमें उसकी वॉल्स के साथ उसको निकालना जरूरी है, एंड दैट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट डज नॉट डू दैट, यू नीड टू गो टू अ जनरल सर्जन टू परफॉर्म दैट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर बताइए, क्योंकि नाउडेज एस्थेटिशियंस, सो कॉल्ड एस्थेटिशियंस, जस्ट कीप पंक्चरिंग, इंजेक्टिंग स्टेरॉइड्स इनटू द सिस्ट एंड रूइनिंग इट। तो इसके बारे में अच्छा, स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल बिग नो नो, हां, बट दे डू इट ऑल द टाइम, इट्स अ बिग नो नो। और सेबेशियस सिस्ट बेसिकली आप जिसको कहें ना कि कील महासे हैं, और अगेन अच्छी बात यह है कि ये किसी खतरनाक चीज़ की अलामत नहीं है, बट सेबेशियस सिस्ट इतनी इन्फेक्टेड हो सकती है कि वो आपको बुखार और वो इतना इन्फेक्शन कर सकती है कि वो आपके सराउंडिंग में पूरा फोड़ा बना सकती है। और अगर तो वो पूरा फोड़ा बना हुआ है तो जाहिर है आपको एक चीरा देके, जिसको हम IND कहते हैं, इंसिजनल एंड ड्रेनेज कहते हैं, तो आपको प्रॉपरली उसका पस निकाल के और उसको ओपन छोड़ना चाहिए, और उसकी ड्रेसिंग्स रोज़ाना उसको सफाई करनी चाहिए। बट एंड वंस द इन्फेक्शन इज सेटल, तो लेटर टाइम पे उसकी पूरी वॉल्स के साथ बाकायदा उसके पंटम, उसका एक, अगर आप सेबेशियस सिस्ट जिन लोगों को है उनको पता होगा कि उसके एक ओपनिंग होती है उसके बिल्कुल उसके एपेक्स के ऊपर या उसके टॉप के ऊपर, और वहाँ पर आपको उसके साइड से पूरे काट के उसके पूरी वॉल्स, गेंद की नुमा होती है, उसकी पूरी गेंद की जिस तरह वॉल्स होती हैं,
उसको पूरी, जब तक आप वो पूरी नहीं निकालेंगे बार बार रिकरेंस होती रहेगी। एंटीबायोटिक लेंगे वो कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाएगी, बट इट विल रिकर अगेन। तो इसको जो अब वो खाम खा एक पेन देती रहती है, खाम खा आपको एंटीबायोटिक्स आप कितनी लेंगे। तो हमारे एक कॉलर ने अपेंडिक्स की बात की कि अपेंडिसेक्टमी उनकी हो गई है। अब आप मुझे बताइए ना कि अपेंडिक्स हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, एक तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता लोगों से कि वो असल में अपेंडिक्स है कि नहीं, फिर वो जाते हैं, फिर उसको डिले करते रहते हैं कि ऑपरेशन ना कराएं, और फिर खुदा न खासा अगर रप्चर हो जाए तो वो फेटल भी हो सकता है। तो अपेंडिक्स का दर्द, उसकी एग्जैक्ट जो एग्जामिनेशन है, जो पॉइंट है, और कितनी जल्दी उनको सर्जरी करा लेनी चाहिए और कितनी देर बाद आप ठीक हो जाते हैं, और एज सच अपेंडिक्स की इम्पोर्टेंस कि वो उनको डर ना लगे कि कुछ निकल गया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ताहिरा, आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉमन आप आई वुड अप्रिशिएट यू इन दैट रिगार्ड कि आप बड़ी कॉमन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो। बट अपेंडिक्स की जो सबसे, एक तो ये बड़ी यंग पॉपुलेशन में होती है, यंगर पॉपुलेशन में होती है। अगर एल्डरली पॉपुलेशन आ रही है तो आप ज़रूर CT स्कैन ज़रूर कराएं। लेकिन अगर यंगर पॉपुलेशन है और वो सिर्फ टिपिकली राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है और वो हाथ लगाने पर एकदम से छोड़ने पर वो एकदम से आपको एक शार्प पेन देता है, तो ये टिपिकली अपेंडिक्स है। इसके अलावा अगर भूख नहीं लग रही है, बुखार है, आपको बुखार हो रहा है, आपको उल्टियाँ जैसा महसूस हो रहा है, आप CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, उसमें आपका इन्फेक्शन काउंट या TLC काउंट बहुत बड़ा हुआ आता है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि सर्जरी कर देनी चाहिए जल्द अज जल्द। और ये इमरजेंसी सर्जरी है, इसको डिले नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके पास मरीज़, हमारे पास मरीज़ आता है, हम अगले 3-4 घंटे के अंदर उसको प्रिपेयर करके ऑपरेट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड भी हम इसके अंदर एडवाइस नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है क्योंकि फीमेल्स में ओवरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि कई दफ़ा ओवेरियन पैथोलॉजीज़ या अंडादानी की पैथोलॉजीज़ जो होती हैं या उनकी बीमारियाँ, जैसे उसमें सिस्ट हो या उसमें खून नुमा की एक थैली जब बन जाती है, हेमरेजिक सिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी इस तरह की पेन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। कई दफ़ा UTIs या यूरिनरी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम करते हैं ये देखने के लिए कि आया कोई गुर्दे का मसला तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, हम अपेंडिक्स कर दें एंड द प्रॉब्लम लाइज स्टिल लाइज देयर। और ये बड़ी एक छोटा सा चीरा दे के आराम से की जाती है, आजकल लैप्रोस्कोपिकली भी की जाती है, और बड़े फ़ायदे हैं इसके कि आप फिर पूरी नीचे पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर्स, ओवरीज, यूट्रस, मेल्स के अंदर आप सारी, मतलब आप सारी पैथोलॉजी को आराम से आप कैमरे के ज़रिए से, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी हो जाती है। और अगर कलेक्शंस हैं तो आप इजीली ड्रेन कर सकते हैं, आप सक्शन डाल के आप इजीली उसको ड्रेन कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक के बड़े फ़ायदे हैं, बट अगर एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है तो आप ओपन सर्जरी कराएं और वो भी उतनी ही सेफ़ है। अच्छा, अगर ये जो बच्चे हैं जिनको इंटरसेप्शन हो जाता है कि एक आंत दूसरे आंत के अंदर फंस जाती है अचानक, वो भी एक इमरजेंसी होती है, तो उसका जो सर्जरी की ऑप्शंस है वो भी बताइए, वो भी कितनी जल्दी करनी होती है, उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, उसके क्या सिम्टम्स हैं, और वो फिर सर्जरी कितनी दिन लगाती है ठीक होने में, ये भी बताइए। अच्छा, इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि आपकी जो एक आंत है वो टेलीस्कोप कर गई है या वो घुस गई है आंत के दूसरे हिस्से के अंदर, और ये ज़ाहिर प्रेजेंट करेगी विद वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, के पेशेंट इज़ नॉट पासिंग स्टूल, पेशेंट इज़ नॉट पासिंग फ्लैटर्स, रिया खारिज नहीं हो रही, गैस पास नहीं हो रही है, वॉमिटिंग है, पेट फूल गया है, ये टिपिकल सिम्टोमोलॉजी होगी। इसके अंदर अगेन आप अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप पहले पेशेंट का CT स्कैन कराएं, वो हमें बहुत हद तक बता देता है। अगर हम इसके अंदर जल्दी सर्जरी कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर कई दफ़ा ये खुद ब खुद सेटल हो जाती है। आप पेशेंट को एक NG ट्यूब पास करें और 24 आवर्स का ट्रायल दें, और अगर वो खुद सेटल हो जाती है तो ये कई दफ़ा हो जाता है कि आप ऑपरेशन से बच जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सेटल हो रही है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो फॉर अ सर्जरी, और आपने फिर सर्जरी करेंगे तो अगर तो ज़ाहिर है वहाँ पे जितनी जल्दी सर्जरी कर देंगे उतना बेहतर होगा कि आप सिर्फ काट के और आंत को वापस जोड़ दें और उसको बायोप्सी के लिए ज़रूर भिजवाएं, क्योंकि फिर आपने देखना है कि आया हुआ क्या है, कि दो आंतें आपस में क्यों अंदर इंटरलिंक्ड हुई हैं या इंटरक्रॉस किए हैं, क्या रीज़न है, कोई कैंसर तो नहीं, कोई रसौली तो नहीं है, तो बायोप्सी मस्ट है उसकी कराना। उसमें फिर ये होता है कि हम दोनों एंड्स को काट के और हम दोनों आंतों को जोड़ देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पखाना फैल जाए या फट जाए आंत का तो ज़ाहिर है वो एक
हाई मोर्टेलिटी या हाई मॉर्बिडिटी सर्जरी अच्छा, बन एक जाती और बात है। बताइए कि देखिए बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आजकल जो इंटरवेंशन कर रहे होते हैं कि वो आपकी कर रहे होते हैं, कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो। Yes, yes, बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट भी जल्दी जल्दी में आपकी सर्जरी करती हैं, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि परफोरेशन कर दी, कोई आंत जो है वो फाड़ दी या कोई यूरेटर काट दिया या कुछ इस तरह का नुकसान हो गया, ठीक है, तो उसको आप लोग किस तरह फिर एड्रेस करते हैं? किसी और डॉक्टर का कॉम्प्लिकेशन जो होती है? इट्स वेरी कॉमन। Yes, हम very सर्जन्स common. के लिए, हमारे लिए हम स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप में जब मैं थी तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस हमारे यहाँ थोड़े नहीं हैं, तो पेरी फ्री से जैसे बहुत सारे लोग, एक खातून ने सी सेक्शन किया और फिर पेशेंट को हमारे पास भेज दिया, वो शी कुडंट डू इट क्योंकि हर चीज़ चिपकी हुई थी। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो। अब जिस जगह पे अब मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे हमारी गायनी वाली टीम पहले से ही हमें कर देती है कि ये चीज़ मुश्किल है, अब सर्जरी वाले पहले से आ जाएं। तो ज़ाहिर है क्योंकि हमारी फोर्टे आंत है, आंतों को हमें पता है, हम यूरेटर्स वगैरह को भी आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा, क्योंकि हम ज़ाहिर है रोज़ाना के तौर पे उसको देख रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम एड्रेस कर लेते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट पहले से ही हमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम पहले से ही उनके साथ मिल के कोई मुश्किल चीज़ हो, कोई उन्होंने बड़ी रसौली निकालनी हो, कोई सी सेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का सी सेक्शन करना हो, तो वो बड़ा जो है वो चिपकी हुई होती हैं आते हैं, तो हम उनको हेल्प आउट कर देते हैं। तो इस तरह आप किसी बड़े प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अगर ज़ाहिर है आंत उन्होंने फाड़ दी है तो आंत फाड़ के फिर वो सिर्फ आंत को हमने जोड़ना नहीं होता है, उसको एक तरीका आंत का रास्ता बाहर पेट की तरफ बनाना पड़ता है, जो कि ज़ाहिर है पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा पखाने का थैला पेट के ऊपर लगना 3 महीने के लिए बहुत एक ज़ाहिर है उसके लिए ड्रास्टिक हो जाता अच्छा, है। जब भी कोई ऑपरेशन एडवाइस होता है तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ कहते हैं एनेस्थीसिया से घबरा जाते हैं, कुछ को होता है कि पता नहीं कितना ब्लड लॉस हो जाएगा, फिर टेस्ट दिए जाते हैं, भाई उनको चेक करें कि भाई उनकी क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड कितना ब्लड है, ब्लड प्रेशर, एनेस्थीसिया को बर्दाश्त करने, ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं सर्जरी के, एक तो थोड़ा सा ये बताइए कि कोई भी ऑपरेशन से पहले ये टेस्ट मैंडेटरी है, इन्फेक्शन हो गया या आपके डिजीजेस, और फिर दूसरा आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है बिफोर सर्जरी, पहले उसकी बात करेंगे, बाद में आफ्टर सर्जरी। अच्छा, देखें देयर आर 2 कैटेगरीज। एक वो है कि जो यंगर लॉट है, विद नो कोमॉर्बिड्स, कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, उसकी सर्जरी बड़ी सिंपल सी होगी। बट अगेन हम हर इलेक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव का मतलब है कि आपने एक प्लान सर्जरी है, तो हम एनेस्थीसिया से ज़रूर उनका एवैल्यूएशन कराते हैं। और एनेस्थीसिया हम अब तो बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज हो गया है, हम डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे हम साइन कराते हैं और पेशेंट को सर्जरी एक्सप्लेन की जाती है, एनेस्थीसिया एक्सप्लेन किया जाता है और ये एनेस्थेटिस्ट अलहदा से एक्सप्लेन करता है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मेरी अपनी डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी ये शिकायत रहती है कि आप प्लीज़ पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सर्जरी कर रहे हैं, एनेस्थीसिया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर सर्जरी ऑब्वियसली मुश्किल होगी। तो ये एनेस्थीसिया में सारे टेस्ट कराना, दिल का पहले सारा, अगर एक आप सिंपल कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दिल का करना, कि ज़ाहिर अगर एंजाइना अगर उसको हुआ है 6 मंथ्स पहले, तो हम वी विल ट्राई कि हम सर्जरी को थोड़ा सा डिले कर दें। अगर कोई इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो 1 साल तक हम एटलीस्ट इलेक्टिव सर्जरी या प्लान सर्जरी को डिले कर दें। और फिर हम कार्डियोलॉजी को भी ऑन बोर्ड रखेंगे, मेडिसिन को ऑन बोर्ड रखेंगे फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनेस्थेटिस्ट को ऑन बोर्ड रखेंगे। तो सर्जरी इटसेल्फ हमने सिर्फ सर्जन ने नहीं करनी है, सब मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों को हमने सबको इन्वॉल्व करना होगा इसके अंदर, तो हमारे लिए और बाकी लोगों को भी। आप ये भी एडवाइस करते हैं कि लोग जो है उससे पहले जो है वो ब्लड का, अगर उनको कहा गया है तो पहले से ब्लड का इंतजाम करते हैं, स्क्रीनिंग करके, इन्फेक्शन वो सारा कुछ देख के कि भाई साफ सुथरा ब्लड मौजूद है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्लड बैंक जो है हम फिर उनको बता देते हैं, जो सर्टिफाइड ब्लड बैंक्स हैं, जो अच्छे ब्लड बैंक्स हैं, हम उनको नाम बता देते हैं उनके, कि यहाँ से सिर्फ आप ब्लड, हर जगह से आपने ब्लड नहीं लेना है। और ब्लड डोनेटर्स देते हैं हमें, और हम फिर उनके अपने ब्लड बैंक से लाइजॉन करके खुद ही से ब्लड। अच्छा, जब एक दफ़ा सर्जरी हो जाती है तो फिर पोस्ट केयर में क्या क्या ख़ास ख्याल रखना है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, फिर हीलिंग भी सही नहीं होती, बार बार री इन्फेक्ट होते हैं, फिर वो बन जाते हैं, आपके फाइब्रोसिस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और किस्म की कॉम्प्लेक्स। तो क्या ये बेल्ट वगैरह पहननी चाहिए? सफाई का क्या ख्याल रखना है? वूंड
वूंड का, नहाना कब है, कब मूवमेंट शुरू कर देनी है ताकि कॉन्ट्रैक्चर ना बन जाए? हाँ, अच्छा, जो एब्डोमिनल सर्जरीज है ना, उसमें तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप अगले दिन ही मतलब आप घर जाएं, नहाएं, और ज़ाहिर क्लू इज़ के कीप योर वूंड ड्राई एंड क्लीन, खुश्क और साफ़। तो साफ़ रखें और खुश्क रखें, आप उसको साफ़ रखें, ज़रूर आप नहाएं, नहा के आप ज़ख़म को अच्छी स्टेराइल गॉजेस के साथ आप उनको क्लीन करें, क्लीन करने आयोडीन वगैरह के साथ साफ़ करें, नॉर्मल सलाइन से साफ़ करें, फिर आप उसको खुश्क करें, और चाहें तो रीड्रेस कर लें, और चाहें तो आप उनको ओपन छोड़ दें, पॉलीफैक्स वगैरह लगाएं। और लेकिन हम 48 घंटे तक हम रिकमेंड करते हैं कि जो पट्टी थिएटर में की गई है वो ना उतारी जाए अनटिल अनलेस वो कोई ख़राब हो गई है या वो गंदी हो गई है। इन्फेक्शन इसलिए कि कोई कॉजेज़ होते हैं, अगर कोई डर्टी सर्जरी आपने की है, डर्टी सर्जरी का मतलब है कि बहुत पस वाली कोई सर्जरी की है, आंत अल्लाह ना करे कोई फट गई है अंदर, तो ज़ाहिर है इट्स अ डर्टी सर्जरी, तो इसमें वूंड इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। इंसीजनल हर्निया की आपने बात की, तो इसके अंदर भी इंसीजनल हर्निया बनने के चांसेस होंगे, लेटर ऑन ये गिव अवे कर जाते हैं सूचर्स, क्योंकि इन्फेक्टेड अगर आपने सर्जरी की है तो ये होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द डॉक्टर को, ये आपको तकलीफ़ है तो डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें, कि इससे पहले कि वो इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाए। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर आपने जो ज़ख़म का ख्याल यही रखना है कि आप जितना प्रोटीन अच्छा लेंगे, विटामिन सी अच्छा लेंगे, तो आपके उतना हीलिंग अच्छी होगी, हाइड्रेशन का ख्याल अच्छा, बहुत सारे रखेंगे। लोगों को जैसे रिफ्लक्स होता है, खाना ऊपर की तरफ आता है, बाहर की तरफ हार्ट बर्न होता है, और वो उनको जो है वो कहते हैं कि भाई उनको या तो स्ट्रिक्चर है, जो उनकी नाली है खाने की उसके अंदर वो आ गया है, या फिर जो है पेट ऊपर की तरफ आके उसके अंदर फंस रहा है, जिसमें फिर वो फंडोप्लिकेशन वगैरह होती है। तो उस सर्जरी के बारे में भी बताइए, और उनको बताइए, क्योंकि वो लोग सिर्फ एंटासिड्स ले के अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, या सिर्फ ओमेप्राजोल के ऊपर होते हैं, तो उनको लिए सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है इस किस्म के स्ट्रक्चर्स या फिर हर्नियाज के लिए? अच्छा, ये फंडोप्लिकेशन की आपने बात की, हियाटल हर्नियाज जिसको हम कहते हैं, कि ये बेसिकली हियाटल हर्निया इज़ अ कॉज ऑफ रिफ्लक्स। तो पहले तो आपने रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, कॉज आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र हम करते हैं मरीज़ों को, वो एक एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कितना कोई अल्सरेशंस तो नहीं है, कहीं कोई आपको अल्सरेशन का मतलब है सोजिश तो नहीं हुई भी। कई लोग जोड़ों के दर्द के लिए दवाइयाँ ऐसी लेते हैं जो कि आपकी सोजिश कर देती हैं और अल्सर्स बना देती हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से रिफ्लक्स होता रहता है। कई लोगों की ओबेसिटी इटसेल्फ वो रिफ्लक्स करती है, खाने ऐसे खाए जाते हैं बहुत, हमारे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली मिर्चीले खाने खाए जाते हैं जिससे रिफ्लक्स होता है, गोश्त वाले खाने हम बहुत पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से भी रिफ्लक्स होता है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाय हम बहुत पीते हैं, हमें बहुत शौक है चाय के बगैर, हम चाय हमारा इंजन है, फ्यूल इंजन है, तो चाय हम उसको कट डाउन करना। कॉलर ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कॉल ड्रॉप हो गई। जी, तो बिल्कुल कैफ़ीन इनटेक आपने, कॉफ़ीज़, ग्रीन टीज़, इनको रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक फंडोप्लिकेशन की बात है, ये एक एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, मगर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ सर्जरी, जिसमें आप जो हमारा खाने की नाली जहाँ से छाती के अंदर से पेट के अंदर एंटर हो रही होती है, वो ओपनिंग बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो आपका चेस्ट के अंदर प्रोट्रूड करना या वापस जाना शुरू हो जाता है, तो हम वहाँ पे स्टिचेस लेके उसको क्लोज कर देते हैं। हाउएवर ये एक अगेन टेक्निकली एडवांस सर्जरी है, और मैं अगेन इसको कहूँगी कि ये आप किसी अच्छे लैप्रोस्कोपिक सर्जन से कराएं, ये बहुत टेक्निकली। आप ये बताइए कि आप लोग करेक्टिव सर्जरी भी करते हैं कि नहीं? जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होते हैं, जिनका लिप यहाँ पे चढ़ा हुआ होता है या तालू नहीं बना हुआ होता, तो वो डिसफिगर हो जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए, या फिर हाथ पैर में भी कुछ ना कुछ टेढ़ा होता है, क्लब फुट हो जाता है अंदर की तरफ, या इन्वर्जन होती है या आउटवर्ड, तो इन सर्जरीज को भी कितनी जल्दी करा लेना चाहिए और आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, ये प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आता है, हमारी जनरल सर्जरी के बाद एक स्पेशलाइजेशन की जाती है प्लास्टिक सर्जरी में, और बड़ी ज़बरदस्त ये टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक फील्ड है सर्जरी के अंदर, और ये क्लेफ्ट पैलेट्स, और इसके एक टाइम पीरियड होता है, यूजुअली आप इसको जो 2 इयर्स से 2 इयर्स तक हम इनको कहते हैं कि आप ये सर्जरीज करा ली जाएँ, जितना जल्दी कराएंगे उतने अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक रिजल्ट्स होते हैं, और प्लास्टिक सर्जन से फ़ौरन आपने जैसे बताया प्लास्टिक सर्जन, चले वो तो ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चर हो
हो गया बर्न का या और कुछ डिसफिगरमेंट तो उसमें कर लेते हैं। अब आप किस तरह से पेशेंट को बताएंगी कि भाई ये यूरोलॉजिस्ट का मसला है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का है, ये गायनेकोलॉजिकल सर्जन का है, ये न्यूरो सर्जन का है? हाँ, क्या पेशेंट जैसे पहले जीपी के पास जाता है और वो रेफर होता है, तो पहले जनरल सर्जन के पास आते हैं और फिर वो उनको गैस्ट्रो या यूरोलॉजी या व्हाटसएवर, तो उसका फिर आप जरा प्रोसीजर बताइए ताकि हमारा जो ले मैन सुन रहा है उनके लिए आसानी हो जाए, उनको पता हो कि हमने कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, जनरल एज अ जनरल सर्जन हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते हैं, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हों, डिफरेंट फैकल्टी की यूरोलॉजी की यूटीआईज हैं, वो हम मैनेज कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली अगर गुर्दे में पथरी है या ब्लैडर स्टोन्स हैं और हमें पढ़ाए जाते हैं, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि इनके क्या सिम्टम्स हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मसला ज़ाहिर है गुर्दे की पथरी का है, मसाने की पथरी का है, मसाने की इनलार्जमेंट का मसला है, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हमारे पास जब एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं तो व्हाई नॉट आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं, और ये पीएमडीसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, तो और वो बहुत बेहतर, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जनरल सर्जरी मैं बेहतर कर सकती हूँ और मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ, मैं पित्ते की सर्जरी की एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास मैं ही उसको करूँ। तो जाहिर है गुर्दे की पथरी के लिए मैं यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करूँगी, क्योंकि वो उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं और वो उस पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट उससे हासिल होगा कि वो एक्सपर्ट के पास ही जाए। तो और सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स का अगर कोई मामला है, कोई फ्रैक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑर्थोपेडिक के पास ही जाएगा। हम एक्सरेज करा के उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उसको बताएंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे हॉस्पिटल में जो भी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स होंगे हम उनके पास रेफ़र करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम बाहर उनको, ज़ाहिर एक काम कर करके आपको एक आइडिया हो जाता है कि हु इज़ वर्किंग इन योर विसिनिटी, तो हम जो भी करीबी फैकल्टी, पेडियाट्रिक सर्जरी तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो टमी टक ऑपरेशन है या एक्सेसिव फ्लैब ऑफ द स्किन को रिमूव करना है, क्या वो भी आप करते हैं या वो फिर प्लास्टिक सर्जन को रेफर कर देते हैं? नहीं, वो हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बॉडी को देयर आर टू, बेरियाट्रिक्स में या ओबेसिटी से रिलेटेड 2 कैटेगरीज हैं। वन इज द, एक कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? कॉलर के साथ हैं हम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे लगता है कॉलर जो है ना वो बारिश की नज़र हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कॉलिंग लाइंस आज जो है ना वो काफ़ी। जी आप कॉलर हैं हमारे साथ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चले मिल गई भाई। कॉल कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या पूछेंगे? अब्दुल कादिर पीरजादा बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी क्या पूछेंगे आप? अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा है तो उसका अक्सर पेट फूला रहता है ना, खाना अक्सर डॉक्टर के पास भी 1-2 दफा लेके गए हैं उसको, तो वो कहते हैं कि जी वो सिरप वगैरह दे देते हैं, तो कुछ अर्सा तो वो ठीक रहता है, लेकिन उसको फिर वही या पेट फूल जाएगा या कब्ज उसको अक्सर रहती है, खाना भी वो खुल के। उम्र कितनी है उसकी? उम्र 6.5 साल। और आप उसको डाइट क्या देते हैं? डाइट फल भी बहुत कम खाता है, यानी कि शौक से नहीं खाता है, लेकिन यही जो घर का खाना वगैरह होता है। अच्छा, और कितनी दफा बाथरूम जाता है? बाजू का दिन में 1 दफा जाता है, बाजू का 1 दिन छोड़ के 1 दिन जाता है। कुछ पूछेंगे आप इनसे? पहले पूछ लें फिर आंसर देंगे। कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ एक्सरे वगैरह कुछ हुआ है इनका? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ मैम। अच्छा, चलिए आप आंसर सुनिए फिर। थैंक यू। अच्छा, ज़ाहिर है 6.5 साल का बच्चा है और ऑब्वियसली बहुत मतलब अगर वो क्रॉनिकली बता रहे हैं कि पेट फूल जाता है, कब्ज़ रहती है, इस तरह के बच्चों में कई बच्चे परेशानी की बात नहीं है, तो आप एकदम से परेशान नहीं हो। कब्ज़ एक बच्चों के अंदर एक कॉमन सा मसला है एंड विद टाइम ये सेटल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए फिर ये कि आपने इसको हैंडल करना है। आप खुद इसका आंसर आप खुद ही दे रहे हैं कि फल नहीं खाता है बच्चा। हमारे आजकल के बच्चे दे आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक, तो प्लीज़ कट डाउन जंक, प्रोसेस्ड फूड को कट डाउन करें। बच्चों के पानी के ऊपर नज़र रखें कि बच्चा पानी पी रहा है। जो टेट्रा पैक के जूसेस हैं उनको कट डाउन, शुगर कंटेंट को कट डाउन करें। खाना उनको हेल्दी दें, अच्छा खाना, घर का खाना वो खुद कह रहे हैं कि विच इज़ गुड कि वो खिला रहे हैं, बट ऑब्वियसली पहले रूल आउट कर लें कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है। उसके लिए एक एक्सरे, या सबसे पहले तो हम एक एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड ज़रूर, जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो
कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए हम शरबत देते हैं, इस्पगोल कुछ भी नहीं कहता है। इस्पगोल आप डेली अपनी रूटीन में, बच्चों को भी आप, बच्चों को हम ज़रा कम अमाउंट में देते हैं, बड़ों को ज़रा अच्छे अमाउंट में देते हैं। तो इस्पगोल कुछ भी नहीं कहता। आप जो कब्ज़ के शरबत हैं वो आप उसको अब्यूज़ ना करें, बट इस्पगोल इज समथिंग जो कि आप डेली अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस बच्चे को तो आप अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि बिल्कुल, खुदा पहले ना खास्ता आप कोई पैथोलॉजी रूल रुकावट आउट तो नहीं है। करें। अगर रुकावट है तो बिल्कुल, सर्जरी कराएं, बिल्कुल, वरना फिर आप definitely। पेट के कीड़े हो गए या हाँ, आपकी फूड exactly, इंटॉलरेंस हो गई, बिल्कुल। सीलियाक डिजीज, कुछ भी हाँ और जी, सारी बिल्कुल। आप आइडेंटिफाई कोलोनोस्कोपीज कर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, अगर तो वो कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ नहीं है, यानी कोई आंतों में रुकावट नहीं है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र करें। वो इसकी आंत का मुआयना करेंगे, बायोप्सीज लेंगे। आपने जैसा बात की कि बहुत कॉमन बच्चों में कि वो किसी चीज़ से, जैसे दूध से या हाँ, प्रोटीन lactose से एलर्जी intolerance हो जाती है, सीलियक डिजीज़ेस होती हैं, बहुत वेरी कॉमन। तो वो रूल आउट करें ताकि वो जो है डाइट को उस हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हिरा सलीम जनरल सर्जन हमारे साथ थे और आप तो उनके मुंह से ही सुना है कि किस तरह कहीं से भी कहीं भी कुछ भी हो रहा हो आपकी बॉडी में, तो वो बेसिकली आपसे बात कर रही होती है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, सुनना है और डॉक्टर के पास जाके उसको एड्रेस कराना है। वक्त पे जो भी चीज़ एड्रेस होगी वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं और कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।